तो अभी हम ना बेटा पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। फर्ज करें आप किसी प्लेनेट पे लैंड करते हैं, आप जानना चाहते हैं कि उस प्लेनेट की में अट्रैक्शन प्लेनेट अर्थ से ज़्यादा है या कम। तो वहाँ आप स्प्रिंग बैलेंस की मदद से, ये स्प्रिंग बैलेंस है, एक 3 kg का मास सस्पेंड करते हैं। तो आप देखते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस 48 न्यूटन रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब ये है कि उस प्लैनेट ने 3 kg को कितने ज़ोर से खींचा है? 48 न्यूटन से। तो 1 kg को कितने ज़ोर से खींचेगा? 16 न्यूटन से। अच्छा, प्लैनेट अर्थ 1 kg को कितने ज़ोर से अट्रैक्ट करती है? प्लैनेट अर्थ हर 1 kg को 9.81 न्यूटन से अट्रैक्ट करती है। तो पता चला कि प्लैनेट अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 9.81 न्यूटन पर केजी। और वो वाला जो प्लैनेट है उसकी जी क्या है? एफ ओवर एम। उसकी जी क्या है? एफ ओवर एम। तो उसकी जी जो बनती है वो 48/3 यानी कि 16 न्यूटन पर केजी बनती है। इससे पता चला कि उस प्लैनेट अर्थ, उसकी प्लैनेट की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से काफ़ी ज़्यादा है, डबल नहीं है, डबल से कम है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बनी फोर्स पर यूनिट मास। हर 1 kg को जो प्लैनेट जिस जोर से अट्रैक्ट करता है वो उसकी ग्रेविटी। मिसल मून जो है, मून हर 1 kg को 1.6 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है। सन जो है वो हर 1 kg को 293 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है। मार्स की मुझे वैल्यू याद नहीं, गालिबन 3.7 न्यूटन पर केजी है। ठीक है, तो मार्स जो है हर 1 kg को 3.7 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है। जुपिटर हर 1 kg को 24.7 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है ऑन इट्स सरफेस। ये उनकी वैल्यूज बता रहा हूँ उनकी सरफेस पे। इससे आपको पता चल जाता है कि किस प्लैनेट की ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है। ऑल प्लैनेट्स हुज जी इज यानी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इज मोर देन 9.81, देयर ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्गर देन द प्लैनेट अर्थ। और जिनकी कम है वहां पर आप जी की वैल्यू जो है, मिसाल के तौर पे मून पे 1.6 है तो मून पे वॉक करना बहुत आसान होगा। मून पे आपके हाई जंप लगाना, लॉन्ग जंप लगाना आपके लिए आसान होगा। मून पर आप तकरीबन 6 किलोमीटर वॉक करने के बाद उतने थकेंगे जितने प्लैनेट अर्थ पर 1 किलोमीटर वॉक करने से थकते हैं। सन पे अगर सन एक बर्निंग स्टार ना होता, एक राउंडेड प्लैनेट होता, तो सन की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि जो ही हम वहाँ लैंड करते हैं हम उसकी सरफेस से चिपक जाते हैं। वहाँ पर आप वॉक ना कर सकते बल्कि क्रॉल कर सकते हैं। जुपिटर की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, उसकी ग्रेविटी भी 24.7 है। जुपिटर वैसे गैसियस प्लैनेट है, लेकिन अगर वो एक राउंडेड स्फेरिकल रॉकी प्लैनेट होता तो आप वहाँ लैंड करते तो आपको वहाँ वॉक करना बहुत मुश्किल होता आपके लिए। आप वहाँ पर 1 किलोमीटर वॉक करने से इतने थकते जितने प्लैनेट अर्थ पे 3 या 4 किलोमीटर वॉक करने से थकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स और मास और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है? न्यूटन पर केजी। अच्छा, आप फौरन मुझसे पूछ सकते हैं सर हम तो ओ लेवल में ना ये 9.81 को तो हम वो कुछ ऐसे लिखते थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते थे। तो जी बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसी चीज़ भी है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो ही न्यूमेरिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर भी होती है। मसलन प्लैनेट अर्थ जो है वो हर 1 kg को 9.81 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है। हर 1 kg को 9.81 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है, तो फिर एक्सेलरेशन उसकी क्या होगी? एफ ओवर एम 9.81 न्यूटन ओवर 1 kg इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसकी एक्सेलरेशन, या जिसको आप उसको भी सिंबल जी से ही जाहिर कर देते हैं, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, तो वो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। इससे मुराद ये कि देखें सन है, सन की जी 293 न्यूटन पर केजी है। इसका मतलब है कि सन हर 1 kg को 293 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है। और सन की सरफेस पर अगर कोई चीज़ गिरे तो t इज इक्वल टू 0 पर अगर उसकी स्पीड 0 है तो t इज इक्वल टू 1 पर उसकी स्पीड होगी 293 मीटर पर सेकेंड, ये वाली। और t इज इक्वल टू 2 पर उसकी स्पीड होगी 293 प्लस 293 मीटर पर सेकेंड। और t इज इक्वल टू 3 पर उसकी स्पीड होगी 293 प्लस 293 प्लस 293 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशन फील्ड इन स्ट्रेंथ
और एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एक ही चीज़ है न्यूमेरिकली। अच्छा अब देखें, एक ही चैप्टर में आपका पाला कैपिटल जी से भी पढ़ गया है, छोटे जी से भी पढ़ गया है। कंफ्यूजन हो सकती है कि आखिर ये हैं क्या। कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी ये वैल्यू है, वो बड़ी छोटी सी उसकी एक वैल्यू है और पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। जबकि छोटा जी जो है वो मतलब पूरे यूनिवर्स का कांस्टेंट नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, और इवन एक प्लैनेट के लिए भी कांस्टेंट नहीं है। प्लैनेट की सरफेस पे कुछ और है, प्लैनेट से दूर जाए तो कुछ और है। कैपिटल जी दो 1 kg के दरमियान और उनको प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, दो 1 kg के मासेस हों जो बड़े स्मॉलर रेडियस के हों, जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे पड़े हुए हों, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कैपिटल जी है। जबकि छोटा जी ये है कि एक पूरा प्लैनेट और 1 kg के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो छोटे जी के बराबर है, इसीलिए इसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। और न्यूमेरिकली किसी भी प्लैनेट की जी जो होती है, छोटी जी, वो कैपिटल जी से बहुत न्यूमेरिकली काफ़ी बड़ी होती है। आप देखें कहाँ 6.67 इंटू 10⁻11, ये चीज़ है क्या, 5 पॉइंट के बाद 5 जीरोस, फिर 5 जीरोस और फिर 667। और अगर आप इसे कंपेयर करें प्लैनेट की अर्थ की 9 जी की वैल्यू से, तो वो तो बहुत ज़्यादा 9.81 न्यूटन इज़ मच बिगर देन दिस वैल्यू। इवन मून की जो वैल्यू है 1.6 न्यूटन पर केजी, वो भी इससे बहुत बड़ी है। तो स्मॉलर जी इज न्यूमेरिकली मच, ये जो निशान है मच बिगर या ग्रेटर देन के लिए मैंने इस्तेमाल किया है कैपिटल जी। अब आगे चलें, ये जो फार्मूला आपने पढ़ा G इज इक्वल टू F/m, ये मास वो है जो किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर हुआ है, इसे टेस्ट मास कहते हैं। जो किसी के, जिस तरह आपको पता, आप मेरी क्लास में बैठे हुए हैं तो आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं सोर्स ऑफ नॉलेज हूँ, आप सीकर हैं नॉलेज के। तो ये छोटा मास टेस्ट मास है जिस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अब आगे देखें, ये प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी है, जिसकी वजह से ग्रेविटी लग रही है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया और छोटा टेस्ट मास उसके फील्ड में एंटर हुआ है। अब ये वाला मास प्लैनेट इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसे जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है। अच्छा, और जी किसके बराबर है, F/m के। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख लें, जिस तरह आपको ना 5/3 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके, तो इस तरह लिख लें। अब इस कैपिटल F की जगह आप वैल्यू पुट कर दें Gm/r², तो ये m से कैंसिल हो गया, तो G की वैल्यू ये बन गई Gm/r²। इस फार्मूले का मतलब ये है कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब बड़े प्लैनेट्स, जो बड़े स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, जिनका मतलब जो बड़े मैसिव प्लैनेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं मैसिव प्लैनेट्स हैं, मैसिव प्लैनेट्स की G की वैल्यू हाई होती है। अब मून जो है वो, अब देखें मैंने यहाँ छोटे दायरे से जाहिर किया है, यहाँ पर छोटे से, और अर्थ उसकी निस्बत बड़ी है, अर्थ उससे 81 टाइम्स बड़ी है। तो मून की ग्रेविटी कम है और अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, और सन तो अर्थ से बहुत ही बड़ा है, मैंने तो उसका पूरा रेडियस यहाँ दिखाया ही नहीं है, तो उसकी ग्रेविटी देखें कितनी है, 293 है। जुपिटर भी प्लैनेट अर्थ से काफ़ी बड़ा है, तो उसकी ग्रेविटी 24.7 है। मार्स जो है उसका मास जो है प्लैनेट अर्थ से थोड़ा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लेकिन थोड़ा छोटा है, जिसकी वैल्यू 3.7 न्यूटन पर केजी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसका मतलब है यहाँ पर G की कुछ और वैल्यू होगी, लेकिन जब आप 2r पे जाएंगे तो G की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पर G यूं फोर्स है, एक 1, इधर जाएंगे कम हो जाएगी, 3r पे जाएंगे, थोड़ा और जाएंगे तो और कम हो जाएगी, इधर जाएंगे तो और कम हो जाएगी। इस चीज़ को मैंने यहाँ ज़्यादा क्लियरली बताया है। फर्ज करें ये डिस्टेंस r है, यहाँ वैल्यू ऑफ G यानी 1 kg को प्लैनेट जिस जोर से अट्रैक्ट कर रहा है वो ये फार्मूला है Gm/r²। ये फिलहाल एट A है, इसको आप इस तरह के एक वेक्टर से जाहिर कर दें, यूं करके, इसको आप GS कह लें, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब आप B पे चले जाएं, ये डिस्टेंस R है, B पे डिस्टेंस 2r है, ये वाला फासला यहाँ से यहाँ तक भी R है, ये भी R है, तो ये मिलाकर कितना हो गया 2r। तो एट बी G की वैल्यू क्या होगी, Gm वही फार्मूला होगा, R की जगह 2r डाल दें, 2r का स्क्वायर लें, 4r² हो जाएगा, वो 4 को बाहर निकालें, 1/4 हो जाएगा। Gm/r², इस चीज़ को आप कह दें द वैल्यू ऑफ G एट द सरफेस, 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ G एट सरफेस, ये 0.25
टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस। इसका मतलब है सरफेस पे जो वैल्यू ऑफ जी थी, जब आप डबल डिस्टेंस पे जाते हैं तो वो कम हो जाती, इतना कम हो जाता है कि वो 0.25 टाइम्स जी एस रहता है। प्लैनेट की ग्रेविटी 1/4 हो जाती है जब आप प्लैनेट पे यहाँ से हाइट पे चले जाएं एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, एट अ डिस्टेंस ऑफ r, यानी जितना रेडियस ऑफ अर्थ है उतना ही आप सरफेस से ऊपर चले जाएं, चाहे इस तरफ 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 चले जाएं। अच्छा जी, अब आप देखें 3r, इस तरफ जाएं आप थोड़ा, ये r है, ये भी r है, ये भी r है, तो टोटल c तक का फासला 3r है। तो gm/3r एट c, 3 का स्क्वायर करें 9 हो गया, ये r स्क्वायर हो गया, 1/9 को साइड पे कर लें, ये चीज़ दी वैल्यू ऑफ g एट सरफेस है 1/9.11 g। 0.11 g का मतलब है और छोटी वैल्यू g, 0.11 g। सिमिलरली d पर, d ये डिस्टेंस r r r r 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, वहाँ जाए तो ये 0.0625 gs हो जाता है, 1/4 स्क्वायर और 1/16.025 है, इट्स इवन स्मॉलर। ये जो अब आप देखें, इसको प्लॉट करते हैं, ये जो बड़ा सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर हम उठा के, वैसे तो ये वेक्टर इस तरह प्लैनेट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हम इसे यूं प्लॉट कर लेते हैं। तो r पर g की वैल्यू सरफेस पे 9.81 है, वो ये हमने शो कर दी gs। जब आप एट अ डिस्टेंस b, ये पॉइंट A का पोजीशन, जब b पे पहुंचे तो वहाँ वैल्यू ऑफ g क्या थी, 0.25 gs थी वहाँ पर। तो 2r पे ये देखिए, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.25, ये 0.2, ये 0.25, ये हाँ जी बिल्कुल 0.25 यहाँ पर आ जाता है। ये वैल्यू ऑफ g यहाँ कम हो गई। ये वाला जो बड़ा वेक्टर है ना, आप समझें, ये वाला वेक्टर, ये आपने सोचे यहाँ यूं करके दिखाया, ऐसे करके दिखाया। ये वाला जो छोटा वेक्टर है ना, ये आपने यहाँ यूं करके दिखाया। अब देखिए 3r पर आए, 3r पर 0.11 gs आ गई। पॉइंट, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को आप यहाँ दिखा दें, 0.11 का मतलब है यहाँ ऐसे, ये, और फिर 0.0625 जो कि और छोटा है, और फिर 0.0, तो इनको अगर आप मिलाएं तो g की वेरिएशन ये आपको बताती है कि प्लैनेट से आप जितना दूर जाएंगे g की वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी, और इस तरह से है।